हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रिवीजन सर्कल। आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी क्या है। बेसिकली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्या है। एक ऐसा एग्ज़ाम जो कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, और जिससे आप गवर्नमेंट की 54 मिनिस्ट्रीज़ में डिफरेंट पोस्ट जैसे ऑफिसर्स, क्लर्क्स और ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर जॉब ले सकते हो रिक्रूटमेंट के थ्रू। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एसएससी की बात करें तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बोर्ड है गवर्नमेंट का, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, फिर स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है जो पास होते हैं उसमें, या जो कट ऑफ क्लियर करते हैं, या जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको क्लियर करते हैं, दैन उनके बाद वो उसमें गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अब बात करें एग्ज़ाम्स के बारे में जो एसएससी कंडक्ट कराता है। बेसिकली जनरली देखा जाए तो एसएससी पूरे साल में 8 एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, जो कि डिफरेंट स्ट्रीम के लिए हैं। बट उनमें से मोस्ट पॉपुलर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं स्टूडेंट्स के बीच में, वो 4 एग्ज़ाम्स हैं, जो कि है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एक और एग्ज़ाम है एसएससी जीडी। ये एग्ज़ाम्स इसलिए फेमस हैं क्योंकि इसमें हर स्ट्रीम का बच्चा अप्लाई कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स, अकाउंट, एनीथिंग एल्स, कोई किसी का भी स्टूडेंट है वो इन एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकता है। इसीलिए एग्ज़ाम्स में ज़्यादा भीड़ बैठती है, इसलिए एग्ज़ाम फेमस है। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है सीजीएल। सीजीएल की बात करते हैं सबसे पहले। सीजीएल बेसिकली फुल फॉर्म पे जाएं सीजीएल की तो वो है एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। जैसे कि इसके नाम में आ रहा है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, तो इस एग्ज़ाम से आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि केंद्र सरकार है उसकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, या तो आप ग्रेजुएट हो, नहीं तो इसकी एक और एलिजिबिलिटी कि आप लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है और वो लास्ट ईयर में है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। साथ में आपकी एज 18 से 32 के बीच में लाई करनी चाहिए, मतलब इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए, तो वो स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सिमिलर टू सीजीएल देयर आर 2 अदर एग्जाम, 2 और एग्जाम्स हैं, एक है सीएचएसएल, एक है एमटीएस। सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है। इसका सीजीएल से इतना सा डिफरेंस है कि इसमें 10+2 वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द सेम पोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। जो स्टूडेंट्स 12th पास कर चुके हैं वो सीएचएसएल एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इससे उनका रिक्रूटमेंट यानी चयन सीएचएसएल में असिस्टेंट के पोस्ट पर हो सकता है इन्हीं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। इसी तरह सीएचएसएल के बाद एमटीएस है, जो जिसमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो 10th पास आउट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर सेम डिपार्टमेंट्स बट फॉर अदर पोस्ट। कहने का मतलब है इन्हीं डिपार्टमेंट्स में बट अदर पोस्ट पर, मतलब अदर पद पर उससे छोटे पोस्ट होंगे। जैसे कि इसमें ऑफिसर लेवल के पोस्ट हैं, तो इसमें असिस्टेंट लेवल के पोस्ट हैं, तो इसमें मल्टीटास्किंग बेसिकली की बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो आपको डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे। कोई भी टास्क आपको दिया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं, सपोज आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में हैं, देन आपको फाइल का रिकॉर्ड्स रखना पड़ सकता है, आपको प्रिंट आउट निकाल के देना पड़ सकता है अपने सीनियर को, या फिर आपको और भी छोटे मोटे काम जैसे आपको बैंक से मनी लाना, ये कोई भी काम आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है। दैट्स वाई इनको कहा जाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर एमटीएस। अब बात करते हैं इनकी एज लिमिट की। सीएचएसएल के लिए एज लिमिट है 18 to 27 ऑफ ईयर्स। अगर आपकी एज इसके बीच में लाई कर सकते हैं तो आप सीएचएसएल में अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली एमटीएस के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। अब जैसा कि मैंने बताया, सीजीएल से आप ऑफिसर लेवल पर रिक्रूट हो सकते हैं, सीएचएसएल से क्लर्क और असिस्टेंट लेवल पे, और एमटीएस जो कि मैंने बताया आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ है, आप में मल्टीटास्क आपको करने पड़ सकते हैं, जैसे कि फॉर्म्स वगैरह अरेंज करना, रिकॉर्ड्स रखना, फाइल्स के प्रिंट आउट अगर रिक्वायर्ड है तो प्रिंट आउट ला के देना अपने सीनियर को, या फिर कैश वगैरह काउंटिंग करना जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है। ये सब इसके फीचर्स हैं। करें अदर एग्जाम्स में तो एसएससी जीडी, जूनियर इंजीनियर, सीपीओ, स्टेनोग्राफर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी द्वारा कंडक्ट 8 एग्जाम्स कराए जाते हैं एक ईयर में, तो जो मेन एग्जाम्स हैं सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, इनके अलावा ये 5 एग्जाम्स हैं जिनमें एसएससी कंडक्ट कराती है एक साल में। और इन एग्जाम्स में स्टूडेंट का रेशियो इसलिए कम रहता है क्योंकि एग्जाम्स कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए होते हैं। जैसे ये एग्जाम है जूनियर इंजीनियर, जैसा कि इंजीनियर के एग्जाम है तो इसमें बीटेक की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, जो कि सभी एस्पिरेंट्स के पास नहीं होती है। इसलिए इन एग्जाम्स का रेशियो, मतलब जो बच्चे बैठते हैं उनका रेशियो इन एग्जाम से इसलिए थोड़ा कम होता है। बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं हमारे मेन एग्ज़ाम जो कि है सीजीएल एग्ज़ाम।
सो CGL एग्ज़ाम कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सो इससे रिलेटेड हम सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या सिलेबस रहता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं एग्ज़ाम में, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या पोस्ट होती हैं, कौन सी जॉब प्रोफाइल होती है, ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल डिस्कस इन दिस। सो स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। सो आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में 3 स्टेजेस होती थी। पहला प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। बट रिसेंटली लाइक 2 साल से ये मॉडिफिकेशन कर दिया गया है कि इंटरव्यू हटा दिया गया है। सो 2 स्टेजेस रह गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए, इसीलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। सो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। सो इस टाइम अभी के रिसेंट टाइम में इसमें 2 स्टेजेस है मेन, एक है प्रीलिम्स, एक है मेंस। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कि आपको एग्जाम सेंटर में जाना पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को मार्क करना पड़ेगा। इस एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बात करें इसके नेचर की तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर की सिंपली भाषा में बात करें तो क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि इस टेस्ट के मार्क्स या फिर इस एग्जाम के मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट जो कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है, इसके आपको 25 क्वेश्चंस ईच, हर सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होते हैं देन आपका 1 नंबर कट होगा। क्या, और सिंपली भाषा में और दूसरे शब्दों में समझें तो यदि आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी मार्क अलॉट नहीं होगा, इसके साथ साथ आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट और हो जाएगा टोटल मार्क्स में से। सो ये हो गई इसकी नेगेटिव मार्किंग। अब ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो इसके मार्क्स भी ऐड नहीं होते हैं, इसके लिए एक कट ऑफ बनती है। उस कट ऑफ को जब कैंडिडेट्स क्लियर कर लेते हैं देन आप एलिजिबल होते हो बैठने के लिए मेन्स एग्जाम के लिए। सो मेन्स एग्जाम में भी सेम सब्जेक्ट्स ही रहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। लेकिन मेंस एग्जाम 3 सेक्शंस में होता है। पहले सेक्शंस में इसमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि हो गया मैथ्स और रीजनिंग, एंड दूसरे सेक्शन में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होती है। दोनों ही सेक्शंस 1-1 घंटे के होते हैं, 1 आवर के होते हैं। मैथ्स के लिए मेंस में क्वेश्चन 30 आते हैं और मेंस के हर क्वेश्चन का मार्क 3 मार्क्स का होता है। सो 30 क्वेश्चंस मैथ के 90 मार्क्स के हो गए। सिमिलरली इंग्लिश की बात करें तो 45 क्वेश्चंस आते हैं 135 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस जो कि GS बोलते हैं जिसको, उसके 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आते हैं। सो टोटल काउंटिंग करें तो मेंस के मार्क्स होते हैं 390। बात करें इसकी नेगेटिव मार्किंग की तो जैसा कि मेंस में हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, सो इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क की। कहने का मतलब है आपका हर गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क डिडक्ट या काट लिया जाएगा। ये तो हो गई प्रीलिम्स और मेंस की बात। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम्स की सेक्शंस के बारे में। तो मेंस एग्जाम में बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 बोथ आर फॉर 1 आवर्स, यानी ये दोनों 1-1 घंटे के होते हैं। सेक्शन फर्स्ट में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, तो टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मिनट्स यानी 1 घंटे के लिए। सो ये होता है सेक्शन 1। बात करें सेक्शन 2 की, सो सेक्शन 2 में इंग्लिश और GS ये 2 सब्जेक्ट बनते हैं, इनका एग्जाम होता है, जिसमें 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन GS के आते हैं। टोटल 70 क्वेश्चन, 60 मिनट, सेम 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको। सो ये 2 सेक्शन एक ही दिन में कंडक्ट किए जाते हैं 1 by 1। पहला सेक्शन ये होता है, सेकेंड सेक्शन ये होता है। दोनों सेक्शन के बीच में एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दी जाती है, बट आप वहाँ से उठ नहीं सकते हैं, आपको एक टाइम दिया जाएगा। तो बात करते हैं थर्ड सेक्शन की। तो थर्ड सेक्शन की बात करें तो थर्ड सेक्शन भी सेम डे कंडक्ट किया जाता है। उससे पहले थर्ड सेक्शन में कंप्यूटर नॉलेज का क्वालिफाइंग नेचर का एक टेस्ट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का हो गया ये, जिसको 15 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिंपली इसके भी मार्क्स ऐड नहीं होते हैं फाइनल मेरिट में, ये आपको सिंपली केवल क्वालिफाई करना होता है। आप इसको क्वालिफाई करेंगे देन आप फर्दर आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ेंगे। नेक्स्ट सेम डे वहाँ पर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, या फिर हम सिंपली इसको बोल सकते हैं टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं। 15 मिनट्स में आपको वहाँ पे स्पीड टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपकी स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। लाइक ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है इसको। लाइक आप प्रीलिम्स को क्लियर करो, देन प्रीलिम्स के बाद जैसे ही आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ आप इसकी डेली आप अगर 1 घंटा भी देते हैं देन आपकी स्पीड इतनी आराम से बन जाएगी। सो ओवरऑल हमने कंक्लूजन ये देखा कि सबसे पहले एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है
जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस एग्जाम्स के अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। मेंस एग्जाम वो एग्जाम है जिससे मेरिट बनती है। मेंस एग्जाम में 3 स्टेजेस होती हैं, पहला सेक्शन फर्स्ट, देन सेक्शन सेकंड, देन थर्ड, जैसा कि मैंने आपको समझाया। मेंस एग्जाम की मेरिट के बाद उसी सेम डे आपका कंप्यूटर का टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। ये सारी चीजें होने के बाद अगर आप कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं देन आपका सिलेक्शन होगा आफ्टर डीवी मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद आप पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, जैसा कि आप जितनी भी आपकी रैंक होगी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, उसको आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस इंक्लूडेड है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स का जनरल मैथ्स जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से रिलेटेड टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जैसे नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स एंड रिलेटेड अर्थमेटिक टॉपिक्स। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कुछ एडवांस मैथ के टॉपिक्स भी होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गए मैथ्स के टॉपिक, इनको आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है वर्बल रीजनिंग और एक होती है नॉन वर्बल। इसमें भी वर्बल रीजनिंग के सिमिलर जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस में जो टॉपिक्स होते हैं वही टॉपिक्स हैं। नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज़ है, कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एनालॉजी है, ऑड वन आउट, सिलोगिज्म तो हर ही एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉन वर्बल में हमारे आ जाते हैं टॉपिक्स जैसे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मिरर इमेज। ये सारे ही टॉपिक्स आपको बहुत ही आसानी से यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं सारे ही टॉपिक्स को इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना, एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा, जैसे आपको कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, किस टॉपिक को पहले करना है, किसको बाद में करना है, कौन सा टॉपिक आप कहाँ से कर सकते हो, यूट्यूब पे कहाँ से कौन सी चीज़ें फ्री है, सारी ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा विद लिंक्स इन दैट। आप उस लिंक पे टैप करेंगे देन डेफिनेटली डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर वीडियो पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आप उस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी पॉज करके आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सिलेबस आपको एसएससी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, पर क्योंकि वो बहुत ही लंबी एक पीडीएफ है तो उसमें आपको ढूंढना उतना रिलायबल लगे ना लगे, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें मैटर करता है, क्योंकि इंग्लिश का बहुत अच्छा वेटेज है एग्जाम में। इंग्लिश जैसा मेंस एग्जाम में 45 क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की ही होती है। तो इंग्लिश पे बच्चों की थोड़ी बहुत वीक भी रहती है। लाइक सीबीएसई बोर्ड से आप तो आपको थोड़ा सा एक पुश मिल जाता है, बट यूपी बोर्ड वाले बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट अगर ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, अगर आप शुरुआत से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ एक टॉपिक क्लियर करके चलते हैं, अपना बेस अच्छा करते हैं, तो आप इंग्लिश और वगैरह सारे ही सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में जनरल टॉपिक्स हैं ग्रामर के जो कि लग रहे हैं जनरल, बट आप जब पढ़ने बैठेंगे देन आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट हाँ, आप कोई भी एस्पिरेंट 5 से 6 मंथ में अगर वो बिल्कुल न्यू है इंग्लिश के लिए तो सिलेबस को ख़त्म कर सकता है, जिसमें स्पॉट एंड एरर्स, फिलिंदा ब्लैंक्स, साइनो एंटोनो जो कि वोकैबुलरी का एक पार्ट है, उससे आप कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ में कंप्रीहेंशन। इंग्लिश और बाकी चीज़ों के लिए अगर आपको लगता है मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, या कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें, जिससे मेरे को पता चल जाए, जिस पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी ला सकूँ। अब बात कर लेते हैं लास्ट सब्जेक्ट की, जो कि है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, या फिर जिसे स्टूडेंट जीएस के नेम से जानते हैं। इस सब्जेक्ट का सिलेबस सबसे ही ज़्यादा वास्ट है, यानी बड़ा है इन सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी स्टूडेंट को जो प्रिपरेशन कर रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही इस सब्जेक्ट को, जिस दिन से उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, इस सब्जेक्ट को भी लेके चलना चाहिए, जिससे विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम जो आपको टाइम मिला है या आपने जो सोच कर बैठे हो, उस पर्टिकुलर टाइम में इसका सिलेबस ख़त्म हो जाए। सेकेंड चीज़, इस सब्जेक्ट के बारे में एक रियलिटी है, वो ये कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं होता है। स्कोरिंग का मीन्स ये हो गया कि बाकी बचे सब्जेक्ट से आप कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं, और ये सब्जेक्ट आपको केवल रैंक दिलाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज़ कि कट ऑफ है 140 मार्क्स, सपोज़ एक नंबर है, वैसे ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता क्योंकि 390 में से मार्क्स आते हैं, बट सपोज़ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कट ऑफ है 140 मार्क्स। बाकी बचे सब्जेक्ट से आप 135, 140 तक भी पहुंच सकते हो, बट
उस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद आपकी क्या रैंकिंग होगी, आपने जो ड्रीम पोस्ट चूज़ की है उस रैंक तक आप पहुंच पाएंगे, क्या आपकी रैंक उस पर्टिकुलर पोस्ट को आपको दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी, वो ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है। अगर इस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करते हैं देन यू कैन गेट अ वेरी बेटर जॉब और रैंक। ओके, अगर आपकी अच्छी रैंकिंग होगी तो आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, हो सकता है आपने जो पोस्ट सोचा हो उससे भी आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, वो सब डिसाइड करता है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। इस सब्जेक्ट में 25 से 30 स्कोर आउट ऑफ 50 इन प्री बहुत ही अच्छा स्कोर है, बिकॉज इस सब्जेक्ट में आप कितना भी पढ़ लो, लाइक मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट की, कि इस सब्जेक्ट में आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपका लक साथ देता है, आपने हार्डवर्क किया है डेट्स गुड, आपको चीज़ें पता है, इन्फॉर्मेशन है, बट अगर आपका लक साथ देता है देन यू कैन स्कोर 25 to 30, बट अगर आपका लक साथ नहीं देता है देन आपका स्कोर 20 तक ही रह जाएगा। सो बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मैंने इसके सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हो और रिलेट कर सकते हो। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का सिंपली मीन है वेरिएबल जो कि चेंज हो सकता है और नॉन वेरिएबल जो कि चेंज नहीं हो सकता। पहले हम इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए हमें नॉन वेरिएबल पार्ट को करना चाहिए, जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक पार्ट आता है। कहने का मतलब ये कि क्योंकि इस सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड हैं, तो करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि हर वक्त यानी हर दिन हर मिनट चेंज होता रहता है, लाइक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो ऐड होती रहती है, तो ये पोर्शन नॉन वेरिएबल पोर्शन में नहीं आता, ये वेरिएबल पोर्शन में आता है जो कि चेंज होता रहता है। तो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल को जो आपको समझाऊँ, जैसे मान लीजिए पॉलिटी का एक टॉपिक है आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा संविधान। तो इस टॉपिक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक ये नॉन वेरिएबल टॉपिक क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी, चाहे उनसे क्वेश्चन आज पूछा जाए या उनसे क्वेश्चन 10 साल बाद पूछा जाए, जो चीज़ें जैसी हों वैसी ही रहेंगी। फॉर सपोज आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी छुआछूत से रिलेटेड है। उससे क्वेश्चन आज बनता है तब भी वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड होगा, अगर उससे क्वेश्चन 10 साल बाद भी बनता है तब भी वो अनटचेबिलिटी से ही रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आर्टिकल 17 किसी और चीज़ से रिलेटेड हो और अनटचेबिलिटी के लिए कोई नया आर्टिकल है। कहने का मतलब ये है कि जनरल अवेयर्स पोर्शन को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले नॉन वेरिएबल पार्ट्स को करना चाहिए, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। और करंट अफेयर्स की बात करें तो हम एग्जाम से 2-3 महीने पहले या 1 महीने पहले भी हम लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। उसकी हेडक आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक पीडीएफ होती है या फिर बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट करा देंगे। आपको अभी करंट अफेयर्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है नॉन वेरिएबल पार्ट को, जो कभी चेंज नहीं होने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सिमिलरली आप पीडीएफ चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसमें इसका भी रोड मैप दे रखा है। इन टॉपिक्स के अंदर के भी सब टॉपिक्स दे रखे हैं, लाइक हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, इतने से छोटे से में ये नहीं आया। ये मैंने एक तरीके से आपको एक जनरल एक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है जीएस पोर्शन का। इसका और डिटेल में देखने के लिए आप एक बारी पीडीएफ को चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, जिसमें इसका डिटेल में सिलेबस दे रखा है। आप उन सिलेबस को सिमिलरली एक एक करके आप उसको सर्च करिए यूट्यूब पे, उसकी वीडियो जो आपको ठीक लगती है या मैं जो बताऊंगा उसके थ्रू आप एक एक करके कवर करके इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, दैन इनमें कौन कौन सी पोस्ट हैं जो कि आपके लिए डिज़ायरेबल हो सकती है। हर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग पोस्ट डिज़ायरेबल होती है, लाइक किसी को लाइक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें यूनिफॉर्म हो, किसी को विदाउट यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए जिसमें केवल डेस्क वर्क हो। तो दे आर 2 टाइप ऑफ जॉब्स बेसिकली इन एसएससी। एक होती है फील्ड जॉब, एक होती है डेस्क जॉब। डेस्क जॉब का सिंपली वर्क है कि आपको एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर बैठना पड़ेगा और उसमें आपको डेस्क का जॉब होगा, लाइक वहाँ पे आपको जो भी पेपर वर्क रहता है, उसमें जो मेन पोस्ट होती है वो ऑडिटर है, अकाउंटेंट्स है और क्लर्क वगैरह है, ठीक है। और इसमें असिस्टेंट की भी पोस्ट रहती हैं, और ये दोनों ही फॉरेन मिनिस्ट्री, इनमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, लाइक इनके अंदर ये सारी पोस्ट होती हैं, जैसे CSS हो गया, फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, MEA हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये सारी पोस्ट होती हैं। अब बात करते हैं फील्ड जॉब की। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सपना होता है कि यूनिफॉर्म लेने का, बट ड्यू टू हाइट की वजह से वो लोग अदर एग्ज़ाम्स में उस चीज़ पे पोस्ट नहीं ले पाते, अपना डिज़ायर्ड पोस्ट। आप एसएससी के थ्रू इस ड्रीम को पूरा कर सकते हो। लाइक इसमें फील्ड जॉब है जिसमें आपको यूनिफॉर्म बाकायदा दी जाएगी, आप
इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हो गए, आपके 3 स्टार्स होंगे यूनिफॉर्म में। ये सब ड्रीमी चीज़ें हैं, बट उसके लिए आपको जो पहले जॉब निकालना पड़ेगा। बात करते हैं फील्ड जॉब की। सो फील्ड जॉब में टैक्स और नॉन टैक्स टू पार्ट्स में ये चीज़ डिवाइडेड है। तो टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में ये सारी पोस्ट होती हैं, जैसे डायरेक्ट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया। बात करें हाइट क्राइटेरिया की, तो मेल्स के लिए हाइट रहती है 157 एंड फीमेल्स के लिए हाइट रहती है 152। सिमिलरली इंडायरेक्ट पोस्ट की बात करें तो इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव पीओ, एग्जामिनर हो गया, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हो गया ईपीएफओ में और एईओ में। तो इनके लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट्स रहती है वो रहती है 157.5 मेल्स कैंडिडेट के लिए और 152 फीमेल के लिए। सो ये वाला जो है डेट इज़ फॉर मेल्स एंड दिस वन इज़ फॉर फीमेल। ये हो गया फीमेल्स के लिए, ठीक है। अब बहुत से लोग हैं जिनके हाइट इसमें मीट नहीं कर रही होगी, सो उन लोगों का क्या है अभी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग एसएससी के थ्रू कोई जॉब नहीं ले सकते। वो लोग एसएससी के थ्रू वो पोस्ट ले सकते हैं जो एसएससी की सबसे बड़ी पोस्ट है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, और वो कुछ ही बच्चे ले पाते हैं। अभी आगे बताता हूँ। तो बात करते हैं पुलिस के पोस्ट की, लाइक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पोस्ट हैं पुलिस में, उनकी बात करें तो उसमें सीबीआई, नारकोटिक्स और पोस्टल इंस्पेक्टर्स और बहुत सारे और भी हैं। तो इनके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट रहती है 165 सेंटीमीटर फॉर द मेल एंड 150 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल। सो अगर कोई भी एस्पिरेंट इन हाइट रिक्वायरमेंट्स को एलिजिबल नहीं है, उसकी इतनी हाइट रिक्वायर नहीं हो रही है, देन ऐसा नहीं उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए ये पोस्ट हैं जो कि है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर्स, मतलब जितने भी सेक्शन ऑफिसर्स की पोस्ट हैं, ऑल पोस्ट फॉर द एएसओ, ऑल पोस्ट फॉर द जेएसओ एंड ऑडिटर की पोस्ट, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट। ये बहुत अच्छी जॉब है, ये डेस्क जॉब है। मतलब आप फील्ड जॉब में नहीं जा सकते हाइट की रिक्वायरमेंट्स की वजह से, बट आप डेस्क जॉब को डेफिनेटली ले सकते हो एक अच्छी रैंक लाके। एएसओ के बारे में अगर आप जानोगे तो ये सबसे ज़्यादा ड्रीम, मतलब बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम पोस्ट होता है एएसओ, बिकॉज इसमें आपको फ़ॉरेन घूमने का मौका मिलता है। लाइक यू आर पोस्टेड इन फ़ॉरेन, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में आपकी पोस्टिंग होती है। ये अगर आप एएसओ इन एमईए में अलॉट होते हो, तो एमईए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये बहुत सारे बच्चों की ड्रीम पोस्ट होती है। इसमें आप अगर इसको क्लियर करते हैं देन आपकी पोस्टिंग डिफरेंट अदर कंट्रीज़ में होती है, वहाँ पर रह के आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है। सो ये भी एक अलग ही जॉब है, लाइक इसका एक अलग ही बोल सकते हैं हम एक वर्चस्व है। तो अगर आप चाहो तो इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो डिपेंड नहीं करता, अगर आपका हाइट मेजरमेंट रिक्वायर्ड जो मांगा गया है उसके बराबर नहीं है तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट, और ये पोस्ट भी इनसे भी वे बेटर हैं। बट एक ड्रीम होता है सबका, किसी को यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो दोनों ही पोस्ट, दैट्स वाई एसएससी इज़ द बेटर ऑप्शन। सो अब बात कर लेते हैं फाइनली कि कब इस ईयर में एग्ज़ाम होने वाला है, कब नोटिफिकेशन आउट होगी और आपके पास लगभग कितना टाइम है। सो 2024 के लिए नोटिफिकेशन आउट होने वाला है 11 जून को। एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट सितंबर अक्टूबर में है, और इसमें बिल्कुल भी मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल भी डिले नहीं होने वाला, बिकॉज एसएससी की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी है प्रीवियस 2 सालों में कि एसएससी जो भी डेट देती है या तो उससे पहले एग्ज़ाम करा लेती है या उस पर्टिकुलर डेट तक एग्ज़ाम करा लेती है। एसएससी कभी भी डिले नहीं हो रही है। सो ये एकदम फिक्स डेट हैं जिन पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे 11 जून को इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, और सितंबर अक्टूबर में डेफिनेटली एसएससी अपना सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगी, और विद इन 2 to 3 मंथ्स वो अपना रिजल्ट देख के इसकी पोस्ट को भी फिल कर लेगी। सो अभी से देखा जाए तो अराउंड 6 मंथ हैं। तो अगर मैंने एक रफली एक रोड मैप यहाँ पे एक ऐसी बना दिया है, अगर आपको इससे जो समझ में आता है आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी डिटेल रोड मैप के लिए आप फिर से मैं वही कहूँगा, पीडीएफ को चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। सो बात करें, अगर आप फुल टाइम दे सकते हैं, आपको 7 से 8 आवर्स की डेली स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं देन धीरे धीरे स्टार्ट करिए, 3 आवर्स 4 आवर्स धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ाइए। बट अगर आप कॉलेज स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आपका साइड में कॉलेज है, लाइक यू आर डूइंग कॉलेज जिसमें आपको रेगुलरली नहीं जाना पड़ रहा है, या आपको और भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको रेगुलरली किसी पार्ट में आप इंडल्ज नहीं हैं, तो आप 7 to 8 आवर्स
डेली निकालिए, बिकॉज इससे कम में आपकी प्रिपरेशन नहीं होने वाली है। सो मैथ्स के लिए आप डेली 2 से 3 घंटे आपको देने ही चाहिए, बिकॉज मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी बच्चा 50 आउट ऑफ 50 ला सकता है। सिमिलरली इंग्लिश बहुत ज़्यादा वेटेज है, जैसा कि मैंने बताया मेंस में 45 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी आपको 2 से 3 आवर्स, ये प्रायोरिटी वाइज लिखा है मैंने। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको मैथ्स को देनी चाहिए, देन इंग्लिश, देन जीएस को आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, और देन वी कैन रीजनिंग में हम थोड़ा सा, रीजनिंग एक बोल सकते हैं एक तरीके से एक ईजी सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू दीज सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, इस सब्जेक्ट में थोड़ा मेहनत कम है, बिकॉज रीजनिंग, मेरे हिसाब से रीजनिंग आपको, अगर आपको जानना है आपका रीजनिंग कैसा है, आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं एक मॉक टेस्ट से। आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, ठीक है। वीक में 3 टाइम आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। रीजनिंग की आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। अगर आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो वीक हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको उन वीक टॉपिक्स को ही एक एक करके सर्च करके यूट्यूब पे या फिर जो भी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है उससे आपको क्लियर करना है उसके कॉन्सेप्ट्स को, एंड देन इसमें बस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही रिलाई करना है। आप इतना कर लेंगे, रीजनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। सो ये रहा आपका सिंपल रूटीन। बाकी आप एक फुल मॉक भी दे सकते हैं वीक में, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रिलेटेड डाउट हो पूरी वीडियो में, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पिन करें, जिससे मैं उस डाउट को आपका क्लियर कर सकूं। और पूरी वीडियो में मुझसे अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, और कोई सजेशन आपकी तरफ से हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।